हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया में असहयोग आंदोलन के ही दशक में नॉन कॉपरेशन के टाइम पीरियड में अदर जो इसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसका एक स्वरूप हमको आदिवासियों के आंदोलन के रूप में भी दिखाई देता है। जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अवध के बाबा रामचंद्र द्वारा चलाए गए अवध के किसानों के आंदोलन के बारे में पढ़ा था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक असहयोग आंदोलन के भीतर ही जो उसकी एक अलग स्ट्रीम थी, एक अलग धारा थी, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ गुड़ेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश, इनके रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। So tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. In the Gudaim Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve. ट्राइबल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि असहयोग और स्वराज का मतलब हर एक की नज़र में अलग अलग था, और जो ट्राइबल पीजेंट्स थे वो इस मैसेज महात्मा गांधी के इस मैसेज का कुछ अलग ही मतलब निकाल रहे थे। आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में जो एक गुरिल्ला आंदोलन फैल गया, कांग्रेस इस आंदोलन इस तरीके के आंदोलन को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन हिंसक, ये लोग हिंसा पर विश्वास रखते थे, और कांग्रेस और गांधी जी असहयोग करना चाहते थे लेकिन अहिंसा के बल पर। तो इसलिए कांग्रेस इस तरीके के संघर्ष को स्वीकार नहीं कर सकती थी। Here, as in another forest region, the colonial government had closed the largest forest areas, preventing people from entering forest to graze their cattle or to collect fuels, woods and fruits. ये जो गुड़ेम पहाड़ियों में जो ट्राइबल्स, जो आदिवासियों ने जो आंदोलन चलाया था ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़, वो क्यों चलाया था? क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनसे जंगलों पर जो उनके अधिकार होते थे वो सब छीन लिए थे। उनको वहाँ जंगलों को रिज़र्व कर दिया गया था, और वहाँ के फायर वुड्स को कलेक्ट करने के लिए, वुड्स को, फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जिन पर ट्राइबल्स लोग सरवाइव करते थे, जो उनके लिवलीहुड का माध्यम थी, वो उनसे छीन लिए थे। उन पर उनका अधिकार अब नहीं रहा था। तो इसलिए ट्राइबल लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए थे। दिस एंग्रेड the hill people. Not only were their livelihood affected, but they left that their traditional right were being denied. उनको लगता था कि ये जंगलों पर हमारा परंपरागत अधिकार है जो हमसे छीना जा रहा है। ट्राइबल्स लोगों को ऐसा लगता था। When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. और जब उनको इन अधिकारों को छीनने के साथ साथ जब गवर्नमेंट ने उनको रोड बिल्डिंग के वर्क में बेगार मज़दूर के रूप में उनको यूज़ करने के बारे में सोचा या करने के लिए फोर्स किया, तो हिल पीपल ने, इन ट्राइबल्स पीपल ने रिवोल्ट कर दिया। द पर्सन हु केम टू लीड दैम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर, अलूरी सीताराम राजू। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, हु लीड द ट्राइबल्स रिवोल्ट ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ 1920। तो अलूरी सीताराम राजू वो व्यक्ति थे जिन्होंने गुड़ेम पहाड़ियों के इन हिल पीपल के इस गुरिल्ला आंदोलन को लीड किया था। Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological prediction and heal people, and he could survive even bullet shoots. उसने अपने बारे में बहुत सारी विशेष शक्तियों के बारे में बताया था कि वो जो हेवनली बॉडीज़ हैं, स्टार्स वगैरह के बारे में जान सकता है, वो लोगों को स्वस्थ भी कर सकता है, और इवन की जो गोलियां हैं वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा उन्होंने अपनी मैजिकल पावर के विषय में लोगों को बताना स्टार्ट किया था।
Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. तो राजू, अलूरी सीताराम राजू के जो इनका व्यक्तित्व था, उस राजू के व्यक्तित्व के चमत्कृत विद्रोहियों को यह विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। तो इससे अलूरी सीताराम राजू की लीडरशिप को और ज़्यादा बल मिला। अलूरी सीताराम राजू ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द महात्मा गांधी से भी इंस्पायर्ड थे ये। Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. उन्होंने अपने लोगों को सुधारने के लिए उनसे वाइन का जो वाइन लेते थे उसको वाइन लेने के लिए उनको मना किया और उनको अहिंसा का क्या कहते हैं खादी पहनने के लिए इंसिस्ट किया। और साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि ये चीज़ जो थी वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों के एंटी थी। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन ये चीज़ गांधी जी के सिद्धांतों के अगेंस्ट थी। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली द यूज़ ऑफ फोर्स, नॉन वायलेंस, कि जो भारत है वो अहिंसा के बल पर नहीं, केवल बल प्रयोग के ज़रिए ही जीता जा सकता है, उसी से हम आज़ादी पा सकते हैं। तो ये सिद्धांत कांग्रेस और महात्मा गांधी की विचारधारा के प्रतिकूल था, इसीलिए कांग्रेस ऐसे आंदोलन को एक्सेप्ट नहीं करती थी। द गुडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरिड ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। उन्होंने ऐसी हिंसक घटनाओं के प्रति, जिसमें कि पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, इस तरीके से वो अपना गुरिल्ला आंदोलन चलाते रहे। और फाइनली इसका रिजल्ट क्या हुआ? राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एक्सिक्यूटेड इन 1924 में उनको फांसी दे दी गई एंड ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो। हाँ, लेकिन वो तब तक उन्होंने अपने लोगों में एक अच्छी छवि बना ली थी। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों ने भी असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर महात्मा गांधी को फॉलो करते हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। अब आता है हमारा टॉपिक नंबर 2.3, स्वराज इन प्लांटेशन। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं कि स्वराज का अर्थ हर जगह के लोगों के सोच में अलग अलग था। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड नोशन ऑफ स्वराज। वो अलग तरीके से महात्मा गांधी को समझते थे, क्योंकि जिसको जो प्रॉब्लम थी वो उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना ही स्वराज समझता था। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द confined space in which they were enclosed, and it means retaining a link with the village from which they had come. तो आसाम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था कि वो उनको सरकार ने वहाँ पर लैंड इमिग्रेशन एक्ट लगाकर उनको उस प्लांटेशन एरिया से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी थी। तो इसलिए वहाँ के आसाम के प्लांटेशन वर्कर ये सोचते थे कि उनको अगर इतना स्पेस मिलता है कि वो फ्रीली अपने घर भी जा सकें और वापस अपने काम पर भी आ सकें, तो यही उनके लिए स्वराज होगा। वो इसी चीज़ की आज़ादी पाना चाहते थे। देखिए, समझते हैं कि क्या था लैंड इमिग्रेशन एक्ट। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 में ये लगाया गया था। प्लांटेशन वर्कर were not permitted to leave the tea garden without permission, and in fact they were rarely given such permission. उनको घर जाने की इजाज़त नहीं थी इस एक्ट के तहत। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied and the authorities left the plantations and headed home. तो ऐसी कंडीशन में जब उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए, अपने घर को चल दिए। उन्हें लगा कि अगर हम इस तरीके से रेसिस्ट करेंगे
तो हमें महात्मा गांधी का सपोर्ट मिलेगा। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड ऑफ इन देयर ओन विलेज। उनको ऐसा लगता था कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी उस समय तक इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि हर कोई गांधी जी के बारे में जानता था। तो उनको लगा कि अब गांधी राज आ चुका है और अब हमको सारे हमारे जो जितने भी पेन हैं उनसे रिलीफ मिलेगा। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, स्ट्रेन्ड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। लेकिन ऐसा उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनको पुलिस के द्वारा रिप्रेशन मिला, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, जिससे वो अपने घर नहीं पहुंच सके और बीच में ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए। द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। तो इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। हर एक का उन्होंने क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कांग्रेस असहयोग आंदोलन क्यों चला रही है। हर एक अपने तरीके से असहयोग आंदोलन में कूद रहा था और अपने तरीके से गांधी जी के इस आंदोलन का हिस्सा बन रहा था, क्योंकि हर एक की नज़र में स्वराज का अलग अलग मतलब था। दे इंटरप्रेट इन द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, इमेजिनिंग टू बी अ टाइम व्हेन all sufferings and all troubles would be over। उनको लगता था कि अगर ऐसा होगा, अगर गांधी जी का ये आंदोलन सफल रहा, अगर हमारा ये आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में सफल रहा, तो फिर उनके सारे पेन जो हैं वो हर लिए जाएंगे, सारे पेन जो हैं वो हट जाएंगे। Yet when tribals chanted Gandhi Ji's name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India agitation when they acted in the name of Mahatma Gandhi and linked their movement to the Congress. They were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality। आदिवासियों ने महात्मा गांधी के नाम का जयकारा लगाया, स्वतंत्र भारत की जय ऐसे नारे बोलते हुए आगे बढ़े, और ये एक तरीके से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी हिस्सा थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेके काम करते थे तो वो अपने आंदोलन को महात्मा गांधी के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, और वो वास्तव में ऐसे आंदोलन का पार्ट बन जाते थे। करते तो वो आंदोलन अपने हिस्से में थे, लेकिन वो महात्मा गांधी के नाम पर जो आंदोलन करते थे तो वो महात्मा गांधी के उस बड़े आंदोलन, उस असहयोग आंदोलन, उस वाइड स्प्रेड आंदोलन का हिस्सा बन जाते थे। एक जगह सीमित रहते हुए भी वो महात्मा गांधी के बड़े आंदोलन का हिस्सा बन जाते थे।